हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर के इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम सारे तरीके के सवाल जो है वो कवर करेंगे। जैसे कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड सवाल या आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड सवाल या बिहेवियरल क्वेश्चंस कुछ होते हैं, तो उनको भी हम इसके अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इंटीरियर डिज़ाइनर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और स्किल्स कौन से होने चाहिए, इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, साथ ही साथ इनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो इन सभी के लिए दोस्तों मैंने वीडियोस बना करके रखे हैं, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इंटीरियर डिज़ाइनर के इंटरव्यू में जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स को आपके परखा जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि आपको जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें भी पूछी जाएंगी। मान लीजिए कोई एक आध मटेरियल दिया जाएगा कि ये मटेरियल है, ये आप कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है। इस तरीके के सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको जो है वो एक आध इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा आधा बना हुआ सा दे सकते हैं वो लोग, और उसके ऊपर कुछ आइडिया जनरेशन करने के लिए भी कहा जा सकता है कि इसके अंदर आपको क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, आप क्या-क्या चेंजेस इसमें करना चाहेंगे या कुछ एनहांसमेंट्स करना चाहेंगे या कलर्स को चेंज करना चाहेंगे। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इन डेप्थ देख लेते हैं वन बाय वन कि कौन से सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो आपके डे टू डे ऑपरेशनल सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि डे टू डे काम करते वक्त जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप कैसे फेस करेंगे। तो एक सवाल ये भी आ सकता है कि आपके क्लाइंट आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन बता रहे हैं जो कि दिखने में तो अच्छा है, लेकिन आपके ख़्याल में वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, वो उतना ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए सही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप उस क्लाइंट को किस तरीके से ये कन्विंस करेंगे कि देखिए आपने जो डिज़ाइन हमें दिया है वो बेशक दिखने में बहुत बढ़िया है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। ये डिज़ाइन अगर हम एक्चुअल में बनाते हैं तो आपको उसका यूज़ेबिलिटी उतना नहीं रहेगा। तो इसके अंदर जो है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काम में आते हैं। ये मैंने हम मेरे स्किल्स वाले वीडियो में भी बताया है कि क्यों एक इंटीरियर डिज़ाइनर को जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम में आते हैं कि सामने वाले के पॉइंट को समझ करके उनके पॉइंट को आप हामी भी भर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो प्रॉब्लम है वो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमें ये लगता है कि ये डिज़ाइन जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी रीइंश्योरेंस उनको दे सकते हैं कि आप हम पर भरोसा रखें, हम ऐसा ही कुछ आपको जो है वो बना करके दे देते हैं जो कि दिखने में भी बढ़िया होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, और हमारा ऐसा विश्वास है कि आप वो डिज़ाइन ज़रूर पसंद करेंगे। और बाद में वे भी आप उनको 2-4 और डिज़ाइन बना करके दे सकते हैं जो कि ओरिजिनली उन्होंने जो डिज़ाइन दिया था उसके काफ़ी करीब के हों या उसी थीम के ऊपर बेस्ड हों। इसके अलावा एक सवाल ये भी आ सकता है कि अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपके सारे ही डिज़ाइंस को लगातार रिजेक्ट करते जा रहा है कि नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इसके अंदर ये प्रॉब्लम, उसके अंदर वो प्रॉब्लम, तो ऐसे सिचुएशन में आप उस क्लाइंट को जो है वो किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो फिर इसके ऊपर आप जवाब ये दे सकते हैं कि असल में वो क्या चाहते हैं, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। क्या हमारे समझने में कोई गलती हुई है, इसके बारे में बात करेंगे, या उनको कुछ और प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे कोई सीनियर हैं तो उन सीनियर से भी मैं इस मामले में जो है वो सलाह लेने की कोशिश करूँगा, या उन सीनियर्स को मैं शायद वहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या आप मुझे इसमें जो है वो थोड़ी-सी सहायता दे सकते हैं? क्या आप क्लाइंट से थोड़ी-सी बात कर सकते हैं? जिससे कि उनको क्या चाहिए, उनकी माँग क्या है, ये हमें समझने में आसानी हो। साथ ही साथ आपको ये भी कहना होगा कि हम कहीं भी, भले ही हमारे हर एक डिज़ाइन जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हम कहीं भी जो है वो एक तरीके से फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे या फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, कहीं भी नाराज़ नहीं होंगे। उनसे उतनी ही पोलाइटली बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें हमारे डिज़ाइंस क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों अब आते हैं एक्चुअल आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी आपको सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल तो यही आएगा कि आपके पोर्टफोलियो में से आपके हिसाब से सबसे बेस्ट काम कौन-सा लगता है आपको? जिसके अंदर
आपको ऐसा लगता है कि मुझे काम का सैटिस्फैक्शन मिला है और मेरा आज तक का वो सबसे बेहतरीन काम है, तो वो आप सामने रख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है या ये प्रोजेक्ट जो है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सवाल पूछेंगे क्यों? इसके अंदर ऐसा क्या ख़ास था? तो उसका भी जवाब आपके पास होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि कोई एक आध डिज़ाइन उठा कर के बता दिया, हाँ, ये सबसे बेहतरीन था। ऐसी बात नहीं है, आपको उसके रीज़निंग भी देने होंगे कि क्यों ये आपको बेस्ट लगता है? क्या इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा स्किल्स इस्तेमाल हुए हैं? क्या ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था? या इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो बना सकता हूँ जो कि क्लाइंट को पसंद आए? या मे बी आपको खुद को उस काम करने से बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिला है कि हाँ, ऐसा काम मैंने पहले नहीं किया था, लेकिन मैंने पहले बार में ही ये काम बड़े अच्छे तरीके से किया है। तो ये सारे जवाब भी उसके साथ आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपको सवाल पूछा जाता है कि कौन-सा आपका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है या कौन-सा आपका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, तो उसके साथ ये जवाब भी उसके साथ ये सवाल भी जो है वो जुड़े हुए ही होते हैं। इसके अलावा और एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि आपका आज तक का ऐसा कौन-सा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके काम में आए हैं। तो कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, कई डिज़ाइन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि डिज़ाइन्स काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट होते हैं। उनको अगर वर्कआउट करना है तो टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंटीरियर डिज़ाइनर की टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसको टेस्ट करने के लिए ही ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। अगला सवाल ये आता है कि आपके पूरे डिज़ाइनिंग का जो पढ़ाई हुई है आपकी, उसमें से आपको सबसे मुश्किल कोर्स कौन-सा लगा? यानी कि सबसे मुश्किल पार्ट कौन-सा था? और वो मुश्किल था तो आपके लिए क्यों था? तो उसका एक एप्रोप्रिएट जवाब आपको देना पड़ेगा। अब ये तो ख़ैर हर एक आदमी के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन-सा पार्ट एग्ज़ैक्टली बहुत मुश्किल लगा है और वो उसको पर्सनली क्यों मुश्किल लगा है। तो इसका जवाब वो आदमी पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के अनुसार दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है जो कि है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आजकल सारे डिज़ाइन्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर बनते हैं। तो आपको ऑटोकैड, 3डी मैक्स, इनडिज़ाइन, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये तो स्टैंडर्ड ही हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल किए ही जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कोई सॉफ्टवेयर्स का आपको ज्ञान है क्या? इसके बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर या इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपने पहले काम किया है क्या? और किया है तो क्या उसकी फाइल्स आपके पास हैं? अगर आप फाइल्स कैरी करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। आप वही के वही उनके लैपटॉप के ऊपर या खुद के लैपटॉप के ऊपर जो है वो वहाँ पर दिखा सकते हैं कि हाँ, इस सॉफ्टवेयर में ये काम हुआ है, उस सॉफ्टवेयर में वो काम हुआ है। तो उनको भी सामने प्रूफ़ दिखाई पड़ेगा कि हाँ, जो ये कह रहा है एक्चुअल में इसने किया है। अगला आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आप कोई रिनोवेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो रिनोवेशन के प्रोजेक्ट में जो है वो आप किस तरीके से टास्क को प्रायोरिटाइज़ करेंगे? क्योंकि एक्चुअल एक नए घर के अंदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना एक अलग बात होती है और रिनोवेशन के प्रोजेक्ट में करना एक अलग बात होती है। क्योंकि नए घरों में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से प्लेन होते हैं। मान लीजिए कोई फ्लैट वगैरह है, तो उसका खुद का ऐसा कुछ थीम नहीं होता है। लेकिन कई बार रिनोवेशन के प्रोजेक्ट ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर बहुत पुरानी-पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो कि बहुत पुराने स्टाइल से बनी हुई होती हैं और लोग उसका चार्म वैसे ही रखना चाहते हैं, उसकी स्टाइलिंग वैसे ही रखना चाहते हैं, तो उसके अनुसार उसका जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में रिनोवेशन के प्रोजेक्ट्स में आप सबसे पहले कौन से काम को प्रायोरिटी देंगे? तो ये आपको पूरा का पूरा जो है वो उसका हम कहें कि सीक्वेंस बताना होगा और उसी सीक्वेंस में आपने क्यों लगाया है, इसका भी जवाब देना होगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी आ सकता है कि जब आप कोई भी डिज़ाइन करते हैं, तो आप सबसे पहले कौन-सी चीज़ जो है वो मार्क करते हैं या किस चीज़ के ऊपर विचार करते हैं? और साथ ही साथ सस्टेनेबल डिज़ाइन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी डिज़ाइन है तो वो सस्टेनेबल तो होना ही होना चाहिए, वरना उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर वो सस्टेनेबल नहीं है, वो लॉन्ग रन में नहीं चलता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 सवाल एक में है ख़ैर, लेकिन इसका जो है वो एप्रोप्रिएट जवाब आपको आपके एक्सपीरियंस के अनुसार वहाँ पर देना होगा, जो भी आपने काम किया है या जो भी आपने पढ़ाई की है, उसके आधार पर। इसके अलावा
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो क्लाइंट है, उसकी नीड क्या है या उसके लाइकिंग्स क्या है, ये जानने के लिए आप कौन से सवाल उससे पूछेंगे। तो ये कुछ सवाल होते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि मॉडल सवाल होते हैं, जैसे कि आपका पुराने घर का क्या स्टाइलिंग रहा है? आपको एयरी जगह ज़्यादा पसंद आती है क्या? आपके फ़ेवरेट कलर्स कौन-से हैं? कौन-सा कलर कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा सूट करता है? या कौन-सा कलर आपको आपके बेडरूम में देखना ज़्यादा अच्छा लगेगा? क्या आपके दिमाग में कोई और डिज़ाइन पहले से है क्या? कहीं आपने कोई फ़ोटो वगैरह देखी हो, उसका फ़ोटो आपने साथ लाया हो, तो वो कुछ आपके पास है क्या? या अगर नहीं है, तो आप किस तरीके से आपके रूम को इमेजिन कर रहे हैं? और उसके अंदर कौन से बिट्स आपको चाहिए या रूम की थीम आपने क्या सोच रखी है? तो ये कुछ सवाल हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ उनके जो पर्सनल लाइकिंग्स हैं, वो भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको नेचर पसंद है, एडवेंचर पसंद है या आपको कोई ऐसी लेड बैक जगह पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा पीसफुल हो। तो इसके हिसाब से भी जो है वो इंटीरियर आप कर सकते हैं, उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके के सवाल आप वहाँ पर ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ज़रूर पूछा जाएगा कि आप कौन-सी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की स्टाइल या ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं? आपका पर्सनल फ़ेवरेट क्या है? तो ख़ैर अगर आपका कोई पर्सनल फ़ेवरेट है तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ दीजिएगा कि भले ही मेरा जो भी कोई फ़ेवरेट है, लेकिन जब मेरे पास क्लाइंट आता है तो जो उसकी पसंद है वही मेरी पसंद मैं बना लेता हूँ और उसके अंदर पूरा मन लगा कर के काम करता हूँ। क्योंकि कई बार होता ये है कि एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, हमेशा ही ट्रिकी होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्रिकी हो सकता है कि क्या ये आदमी अपने खुद के लाइकिंग्स जो है, वो हम अपने सारे ही डिज़ाइन में डालने की कोशिश कर रहा है क्या? तो ऐसा हो सकता है कि ये आदमी खुद के लाइकिंग्स को दूसरे की डिज़ाइन में डालेगा, तो हो सकता है कि आपका क्लाइंट जो है वो उतना ज़्यादा आपके डिज़ाइन से सैटिस्फाई नहीं होगा। तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर को जो है वो पूरी तरीके से ब्लैंक रह करके या अनबायस रह करके डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो ये आदमी खुद के लाइकिंग्स को बाजू में हटा करके दूसरे के लाइकिंग को समझ करके डिज़ाइन बना सकता है या नहीं, ये भी इससे परखा जा सकता है। इसके अलावा आप इंडस्ट्री के बदलते हुए ट्रेंड्स के साथ कैसे मैचअप करते हैं या उनके बारे में कैसे अप टू डेट रहते हैं, ये सवाल भी आ सकता है। तो आप ये बता सकते हैं कि उससे रिलेटेड आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कुछ डिज़ाइनर्स को फॉलो करते हैं या कुछ ऐसे पेजेस भी आजकल इंटरनेट के ऊपर आते हैं जहाँ पर नए-नए ट्रेंड्स जो हैं वो इस फील्ड के अंदर के आप देख सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम कैसे नॉलेज गेन करते हैं, नए-नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में कैसे जानते हैं, इस सभी के बारे में आप बता सकते हैं। अगला और एक ट्रिकी सवाल आता है यहाँ पर और वो ये है कि आप डिज़ाइन यानी कि अपीयरेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं या फंक्शनैलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं? तो ये ट्रिकी क्वेश्चन मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इनमें से कोई एक भी जवाब देंगे, तो भी ये थोड़ा-सा गलत हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ़ अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं, ऑब्वियसली गलत है क्योंकि आप सिर्फ़ बाहरी जो उसकी सजावट है, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो काम कैसे करेगा इसका कोई सोच ही नहीं रहा है। वैसे ही अगर आप कहेंगे कि नहीं सिर्फ़ फंक्शनैलिटी पे ध्यान देते हैं, तो वो भी गलत होगा क्योंकि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। तो आपको फंक्शनैलिटी भी चाहिए और अपीयरेंस भी चाहिए। तो आप इसका एक बैलेंस जवाब दे सकते हैं कि मैं फंक्शनैलिटी के साथ-साथ जो है वो अपीयरेंस ढूँढने की कोशिश करता हूँ या अपीयरेंस के साथ-साथ फंक्शनैलिटी जो है वो साथ में लेकर के चलता हूँ। क्योंकि एक डिज़ाइनर का काम ही यही होता है कि ऐसी चीज़ें क्रिएट करे जो कि दिखने में भी अच्छी हो और यूज़ेबल भी हो, उसका इस्तेमाल करना भी आसान हो। बिल्कुल जो है वो यूज़र फ्रेंडली हो। तो ये जवाब आप वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा लाइटर नोट पर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आप बचपन से ऐसे आर्टिस्टिक ही थे? बचपन से आपको ड्राइंग वग़ैरह इसका शौक था क्या? तो इससे वो जनरल आपकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसने ये स्किल बाद में एक्वायर किया है या बाय बर्थ ही इसके अंदर ये स्किल था कि इसका ड्राइंग पहले से ही अच्छा है, इसका जो है वो उसके अंदर नैक है। तो अगर आपके अंदर वो पहले से स्किल था, तो इसका जवाब बिल्कुल विस्तार से दीजिएगा। यानी कि किस तरीके से आपको बचपन में इसकी बहुत ज़्यादा लाइकिंग थी। अगर आपने आपके स्कूल डेज़ में एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दिए हैं, कोई और ड्राइंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी एम्फ़साइज़ कर सकते हैं
कि कैसे मैंने स्कूल के बाद ये तय कर लिया कि मैंने अपने पैशन को ही अपना करियर बनाना है और किस तरीके से मैंने डिसीजन लेकर के इस फील्ड में मैं आया हूँ। तो ये भी आप वहाँ पर बता सकते हैं, इससे इंप्रेशन ज़रूर अच्छा जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं थोड़े से मुश्किल सवाल। तो उसमें से सबसे पहला सवाल कि अगर आखिरकार ये जो सवाल है वो वैसे एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा लागू होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप कोई ऐसा टाइम रिकॉल कर सकते हैं जब आप आपके तयशुदा शेड्यूल से जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं? तो ऐसे वक्त में आपने क्या किया था? आपने कैसे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था? तो यहाँ पर आपकी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स टेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि मैंने अपने स्किल्स वाले वीडियो में भी बताया है। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने कहा था कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर को जो है वो क्यों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि यही आदमी पूरी जो है ये प्रोसेस देख रहा होता है कि ये डिज़ाइन कैसे करना है, कितने समय में कंप्लीट होना है, बजट क्या है और कौन से मटेरियल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड ये सवाल है कि आप अगर शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं तो आप किस तरीके से कोप अप करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि मैं अपने वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करने की कोशिश करूँगा, ये देखने की कोशिश करूँगा कि इसमें से कौन सा काम है जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ले रहा है और कोई अगर दूसरे काम है जो कि कम वक्त में पूरे हो सकते हैं, तो उन कामों को मैं पहले करवाऊँगा और जो बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा है काम, उसको मैं बाद में करवाऊँगा, ताकि बड़ा काम जो है वो होने के बाद बाकी सारे काम कंप्लीट हैं तो आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट जो है वो हैंडओवर कर सकते हैं या आपके कस्टमर को बता सकते हैं कि हाँ ये हो गया है। लेकिन अगर आप कोई बड़ा काम है जो कि बहुत समय ले रहा है, उसको करते बैठेंगे और बाकी के छोटे-छोटे काम भी पीछे रह जाएँगे, तो आपका शेड्यूल और लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके के जो है वो आप जवाब दे सकते हैं। ख़ैर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने ऐसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है, तो आप इसका जवाब बेहतर तरीके से देना तो जानते ही होंगे। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है, मे बी आर्किटेक्ट्स या कुछ हार्ड नेगोशिएटर लोग होते हैं, जो कि अपने बात से बिल्कुल 1 इंच भी पीछे नहीं हटते हैं या बहुत ज़्यादा टाइट बजट दे देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपने काम किया है क्या? और अगर किया है तो किस तरीके की अटकनें आपके सामने आई थी, किस तरीके की अड़चनें आपके सामने आई थी और उनको आपने किस तरीके से हैंडल किया? तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जहाँ पर आप जो है वो आपके तयशुदा बजट से थोड़े से ऊपर चले गए हैं? तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं और इससे ही जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन भी आएगा इमीडिएटली और वो सवाल ये होगा कि हाँ, अगर आप एक्सीड कर गए थे तो आपने फिर जब सारे हैंडओवर करना होता था तब आप कस्टमर से किस तरीके से बात करते थे? आप उनको क्या जवाब देते थे कि क्यों इतना पैसा बढ़ा हुआ है? जो बजट दिया था उसमें काम करना है या हम काम करेंगे, ये आपने एग्री किया था फिर भी आपके पैसे बढ़ चुके हैं, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप? तो अगर आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस ले रखा है तो उसके बारे में आप ज़रूर वहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कि शायद इंटीरियर डिज़ाइनर को अपने लाइफ टाइम में फेस करना ही करना पड़ता है, एक बार तो कम से कम करना ही करना पड़ता है, और वो ये है कि आपका डिज़ाइन अगर आपके क्लाइंट्स को पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? उसके अंदर किस तरीके से बदलाव करेंगे? क्या आप मौजूदा डिज़ाइन में बदलाव करके उनको दिखाएँगे या पूरे सिरे से एक नया डिज़ाइन बना करके उनको दिखाएँगे? तो इस तरीके का एक्सपीरियंस है और उसके अंदर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप ज़रूर वहाँ पर बता सकते हैं। और आखिरी सवाल ये आता है कि इसके पहले क्या ऐसा कभी हुआ था कि आप आपकी टीम के साथ थोड़ा-सा आपकी जो है वो अनबन हुई थी, आप डिसएग्री कर रहे थे किसी पॉइंट्स के ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में आपने किस तरीके से हैंडल किया? क्या आप 2 कदम पीछे चले गए या आपने आपकी टीम को कन्विंस करने की कोशिश की? जो भी है आप वहाँ पर आपका अगर एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर के इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो से कुछ वैल्यू आपको मिलती है, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।